वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं प्लेटो के आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा के बारे में। पिछली वीडियोस में हमने प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के बारे में और प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में पढ़ा था। तो आज हम प्लेटो के आदर्श दार्शनिक राजा के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी देखिए, जब हम प्लेटो के दार्शनिक राजा के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्लेटो का जो दर्शन का मूल शासन है ना, वो ये है एक ऐसा शासन व्यवस्था बनाना है जिसमें सरकार क्या है से ज्यादा जरूरी ये है कि सरकार कैसी होनी चाहिए। प्लेटो एक आदर्शवादी है। हमें ये जो बात ध्यान रखनी है कि प्लेटो एक आदर्शवादी है। तो जो उसकी हमें थ्योरीज में जो दिखेगा वो आदर्शवाद ज्यादा दिखेगा। अगर हम इसके कंपैरिजन में इसके शिष्य की बात करते हैं जिसका नाम अरस्तु है, अरिस्टोटल बोलते हैं, तो वो एक यथार्थवादी है। अगर गुरु शिष्य के बीच में अगर कोई डिफरेंस हम देखते हैं तो वो यथार्थवादी और आदर्शवादी के बीच का है। प्लेटो आदर्शवादी है और अरिस्टोटल वो यथार्थवादी है। इसीलिए जो हम देखते हैं कि अगर प्लेटो के सिद्धांत की किसी ने सबसे प्रथम आलोचना की है तो वो आलोचना सबसे पहले अरस्तु ने की है। ठीक है, तो प्लेटो एक है ना बहुत ही आदर्श दार्शनिक राजा के बारे में बात करता है। जब हम बात करेंगे कि प्लेटो का कहना यह था कि जितने भी हमारे शासक वर्ग हैं, अगर हमें नगर राज्य को आदर्श राज्य बनाना है, अगर हमें अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बनाना है तो वो तभी संभव हो पाएगा जब उसका जो राजा होगा वो एक दार्शनिक राजा होगा। इसके लिए दो सिचुएशन बनती हैं। या तो जो राज्य है उसके जो दार्शनिक राजा, उसके ऊपर जो राज करने वाले हैं वो दार्शनिक राजा हो जाए, या राज करने वाले को इतना ज्ञान आ जाए या बुद्धिजीवियों के हाथ में आ जाए। ठीक है, तो जब तक किसी भी राज्य के कष्ट दूर नहीं होंगे, जब तक नगर राज्यों का शासन बुद्धिजीवियों के हाथ में नहीं आ जाता है। ठीक है, तो ये जो इसके आदर्श राज्य और दार्शनिक राजा के बारे में विशेष बात है। ठीक है, या फिर शासक को ही बुद्धिजीवी बना दो, या तो बुद्धिजीवियों के हाथ में शासन दे दो या फिर शासक को बुद्धिजीवी बना दो, तभी राज्यों के कष्ट दूर हो पाएंगे, अन्यथा नहीं। इसके लिए राजा को आदर्श राजा बनाने के लिए कुछ वह व्यवस्थाएं करता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि दार्शनिक राजा कैसा होना चाहिए, एक दार्शनिक राजा कैसा होना चाहिए, तो इसके बारे में प्लेटो बताता है कि दार्शनिक राजा के कुछ गुण है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि पहला गुण की अगर हम बात करते हैं तो वो सत्य का अनुगामी होना चाहिए, ये पहला गुण है। ठीक है, तो वो किसी जो दार्शनिक राजा होगा वो विवेकशील प्राणी होगा और उसके मन में जो है ना किसी प्रकार की निंदा, झूठ, परे धोखे नहीं होगा। वो एक आदर्श राजा होगा और वो सच्चाई का अनुगामी होगा। दूसरा, उसके लिए ना सारे लोग एक जैसे होंगे, न्याय प्रेमी होगा। उसका काम ये है कि सभी लोग अपनी अपनी योग्यता के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका आत्मिक गुण किस में प्रबल है, वो उसी काम को कर रहे हैं, दूसरे काम को कर रहे हैं। जैसे हमने भी पिछली वीडियोस में पढ़ा था, अगर हमें प्लेटो को समझना है तो हमें उसकी बस तीन बातों को समझ लेना आवश्यक है। एक, शासक वर्ग। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं संरक्षक वर्ग, और तीसरा अगर हम बात करेंगे तो उत्पादक वर्ग। ठीक है, तो ये देखिए हर जगह इन तीन चीजों को ही वो लेकर के चलेगा। ये इसका जो प्रधान गुण है वो विवेक है। इसका जो प्रधान गुण है वो उत्साह है, साहस है, और इसका व्यापार करना है। तो राजा का बस यही काम है कि ये तीनों वर्ग के जो लोग हैं, यानी किसी व्यक्ति के अंदर विवेकशील
के गुण ज्यादा होंगे, किसी व्यक्ति के अंदर उत्साह ज्यादा होगा तो कोई व्यक्ति उत्पादक वर्ग की तरफ जाएगा। तो राजा का यही काम है कि वो न्याय प्रेमी होना चाहिए। न्याय की स्थापना कब होगी? जब सभी लोग अपना अपना काम अपने अपने गुण के अनुसार करेंगे। और राजा का काम यही है कि वो ये देखे कि कोई किसी दूसरे के काम में हस्तक्षेप तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम इस तरफ मूव करते हुए दिखाई देंगे। अब तीसरा जो हमारा पॉइंट है वह शांत स्वभाव का होना चाहिए। राजा को है ना उग्र नहीं होना चाहिए। अगर उसका मन शांत होगा तो वो अच्छी तरीके से अपने कार्य को कर सकेगा। राजा और साम्यवाद, ये एक बहुत बढ़िया टॉपिक है जो आने वाले टाइम में हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में इसके बारे में बात करेंगे। जो दार्शनिक राजा होगा ना बिल्कुल निस्वार्थ होगा। उसके पास ना कोई ताकत होगी, ना परिवार होगा, ना संपत्ति होगी। वो सांसारिक सुख दुख से दूर होगा, मोह से दूर होगा। उसकी शिक्षा व्यवस्था इसी प्रकार की होगी जो इसमें इस सारे गुणों को विकसित करेगी। जब हम प्लेटो के शिक्षा के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे तो हम देखेंगे कि जो एक शासक वर्ग की शिक्षा है वो इस प्रकार की है कि उसके अंदर ये सारे के सारे गुण की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, अगर हम जब नेक्स्ट बात करेंगे तो राजा की जो स्मरण शक्ति है ना बहुत तेज होगी। ठीक, शासक विवेकशील प्राणी वही बन सकता है जिसके अंदर ज्ञान, वो ज्ञान तभी अर्जित कर सकता है, विवेकशील प्राणी तभी बन सकता है जब उसकी स्मरण शक्ति तेज हो। इसके लिए शिक्षा में बहुत बेहतरीन काम किया है प्लेटो ने, तो हमें उसे पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये आदर्श जो दार्शनिक राजा है ये उसके गुण है। ठीक है, राजा के कर्तव्य क्या है? जो प्लेटो का दार्शनिक राजा है उसके कर्तव्य क्या है? तो हमसे कर्तव्य की बात करें तो कर्तव्य में वही बात आ गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका विशिष्ट कार्य सौंपना, यानी जो उस राज्य के अंदर व्यक्ति हैं उनका प्रधान गुण क्या है, उनका प्रधान गुण जो होगा राजा को उसी के अनुसार उनके कार्य को सौंपना है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा का संचालन करना। शिक्षा का संचालन करने की जब हम बात करते हैं तो जब प्लेटो बात करेगा ना तो प्लेटो के अनुसार जो बच्चे होंगे उनकी शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, सैनिक शिक्षा, सभी प्रकार की शिक्षा, उसका काम जो है ना वो राज्य का है, ना कि पेरेंट्स का है। जब हम बात करेंगे आगे चल करके साम्यवाद में और शिक्षा में, तो प्लेटो साफ कहता है कि देश का हर एक बच्चा राज्य की संपत्ति है। जब राज्य की संपत्ति हर एक बच्चा है तो उसके समस्त खर्चे, खासकर शिक्षा व्यवस्था का जो मुख्य खर्चा है वो राज्य का होगा। तो पूरी शिक्षा व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, ना कि माता पिता की। और धार्मिक विश्वासों पर नियंत्रण करना है। दार्शनिक राजा का काम यह है ताकि वो धार्मिक विश्वासों पर नियंत्रण करे और लोगों को अफवाहों में ना जाने दे और शांति भंग ना करने दे। तो इसे कर्तव्य है। जब हम बात करें दार्शनिक राजा पे क्या प्रतिबंध लगाता है वो, तो जब हम प्रतिबंध की बात करते हैं तो एक तो दार्शनिक राजा मनमाने तरीके से राज्य का आकार नहीं घटाएगा बढ़ाएगा। आदर्श राज्य में बताया है कि उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, उसका आकार कितना होना चाहिए। ये नहीं है कि वो मनमर्जी अटैक करके किसी देश पे आक्रमण करे और अपने राज्य का आकार बढ़ा ले या आकार छोटा कर दे। वो ऐसा नहीं कर सकता। राजा ना तो अपने राज्य का आकार घटा सकता है ना ही बढ़ा सकता है। और शिक्षा व्यवस्था में वो कोई भी नवीनता नहीं लाएगा। ये उसके दार्शनिक जो राजा है वो शिक्षा व्यवस्था में नवीनता नहीं लाएगा। तो उसके आदर्श राजा के हम निष्कर्ष की हम बात करते हैं तो प्लेटो के आदर्श राज्य के आदर्श होने के कारण ही इसका महत्व है कि आदर्श राजा में आदर्श राज्य के अंदर आदर्श राजा का होना बहुत जरूरी है। जिस किसी भी देश का मुखिया आदर्श एक स्थापित नहीं करेगा उस देश को हम तरक्की की राह पर नहीं ले जा सकते हैं।
जिस देश की राजनीति अच्छी नहीं है दुनिया में, आप उसके एविडेंस ले सकते हो। उस देश के अंदर शासन व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं और उसका खामियाजा वहां के लोगों को दंगों में, अफवाहों में, आर्थिक विकास ना होना, ऐसी परेशानियों को झेलना पड़ता है, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में दार्शनिक राजा का होना बहुत जरूरी है, निष्कर्ष के तौर पर हम यही कह सकते हैं। तो हमने इसमें लिख करके भी दे रखा है। इस तरह से जब हम बात करते हैं कि एक बार हम दोबारा देख लेते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा की पहले तो भूमिका बनाएंगे, फिर दार्शनिक राजा के क्या गुण है, हमने यहाँ 5 गुण दे रखे हैं, इन गुणों का वर्णन करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद में हम प्लेटो के दार्शनिक राजा के कर्तव्य क्या हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर दार्शनिक राजा पे क्या क्या प्रतिबंध होने चाहिए, क्या क्या प्रतिबंध लगाए हैं प्लेटो ने, उनके बारे में बात करके फिर हम निष्कर्ष देकर के अपना क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।